दोस्तों, अगर आपके जीवन में एक ऐसा एंटिटी आ जाए जो आपसे ऑब्सेस्ड होकर आपसे कभी दूर ही ना जा पाए, तो आप क्या करोगे? तो ऐसी एक रोमांचक कहानी के बारे में जानने के लिए आप सभी मूवी को अंत तक देखिएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मूवी शुरू करते हैं। इस पूरी मूवी की कहानी के बारे में एरन और उसकी मॉम बता रहे होते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एरन से। एरन बताती है कि बचपन से ही उसे बुरी शक्तियां हॉन्ट किया करती थी। साथ ही एरन के माता पिता का रिश्ता सही नहीं चल रहा था, इसलिए एरन के पैदा होने के बाद उसके माता पिता ने डाइवोर्स ले ली थी, जिसके बाद से एरन अपनी माँ के साथ रहने लगी। फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि एरन की माँ को सिस्टमैटिकली लूपेस की बीमारी हो गई है। काफी सालों तक उन्हें ये बीमारी थी और जब एरन 9 साल की हुई तब उनकी ये बीमारी काफी हद तक बिगड़ चुकी थी और उनके इलाज के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा और दोनों माँ बेटी रास्ते पर आ गए। हालांकि जैसे तैसे एरन ने अपनी नानी से मदद ली और उनके घर के बेसमेंट में रहने के लिए उन्हें जगह भी मिल गई। उस घर में एरन के मामा भी रहते थे जिन्हें ड्रग और शराब की लत थी। इन दोनों से हमें पता चलता है कि उस दौरान एरन के मामा बेसमेंट में छिपकर कुछ काम किया करते थे। अलग अलग किताबें पढ़कर वो काफी रिचुअल्स भी किया करते थे, मगर इसके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता होती थी। हालांकि उनकी हरकतों की वजह से सभी ने खतरे का अनुमान लगा लिया था। अब एक दिन एरन और उसकी मॉम बेसमेंट के उस कमरे में जाकर किताबें और वगैरह चीजें देखने लगती है और उन सारी चीजों को इकट्ठा करके कहीं छिपा कर रख देती है। रात के समय एरन को किसी की आहट सुनाई देती है। दरवाजा चेक करने पर उसे कोई वहां दिखाई नहीं देता है, मगर पीछे से उसके मामा आकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। मामा ने ड्रग्स ले रखी थी जिस वजह से वो होश में नहीं थे। साथ ही वो एरन को अपने बेसमेंट के दूसरे कमरे में ले जाकर उसे एक डरावना सा होल दिखाकर उससे कहता है कि यहाँ बुगीमैन रहता है। इस दिन के बाद एरन काफी ज्यादा डरी और सहमी सी रहती थी और अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं उसके साथ घटने लगती है। हर रात उसे इन चीजों का सामना करना पड़ता था। वैसे दोस्तों, एरन के कुछ गिने चुने ही दोस्त थे, मगर बेसमेंट में हो रही ऐसी डरावनी चीजें देखकर वो भी उसके घर पर आना बंद कर देते हैं। एरन और उसके घर को भूतिया कहकर बुलाया जाता था, जिससे एरन को काफी बुरा लगता था, क्योंकि उसके जीवन में उसका कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड था ही नहीं जिससे वो अपनी बातें शेयर करती हो। हालांकि इन बातों का जिक्र एरन अपनी माँ से किया करती थी, मगर एरन की मॉम उसे स्ट्रांग रहने के लिए ऐसी बात अपने जहन में लाने से मना करती थी। भले ही एरन की मॉम गलत नहीं थी, मगर उनका ऐसा बिहेवियर एरन को काफी ज्यादा परेशान करता था, क्योंकि उनके इस बिहेवियर की वजह से एरन काफी ज्यादा अकेली पड़ चुकी थी। धीरे धीरे ये घटनाएं और ज्यादा बढ़ने और बिगड़ने लगती है। अब कुछ दिनों के बाद एरन सो रही होती है कि अचानक उसके सामने एक भयानक सा एंटिटी खून से लथपथ अवस्था में पहुंचता है। एरन बहुत हिम्मत दिखाकर खुद को संभाल लेती है, मगर उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे उसका दिल बाहर निकल चुका हो। साथ ही सुबह होते ही वो इस बारे में अपनी माँ से कहती है, मगर उसकी मॉम इसे एक बुरा सपना मानकर उसे भूल जाने के लिए कहती है। एरन की मॉम का कहना था कि शायद एरन सपने और रियलिटी में फर्क नहीं कर सकी, जिस वजह से उसे ये सपना भी इतना रियल लग रहा है। मगर अब तक एरन ने इतने सारे नाइटमेयर्स देखे हैं कि उसके लिए रियलिटी और सपनों के बीच फर्क समझना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एरन इस उम्र में बेहद अकेली हो चुकी थी। ना उसे समझने वाला कोई था और ना तो वो किसी से अपनी मन की बातें कह पाती थी। अब एक दिन एरन नहा रही होती है और उसकी मॉम कपड़े धोने के लिए कुछ चीजें ले रही होती है। अचानक बाहर से कोई लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। दोनों माँ बेटी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब धीरे धीरे बाहर जाकर चेक करने पर एरन की मॉम को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है, मगर एकदम से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है।
और एरन अकेली बाथरूम में लॉक हो जाती है। एरन घबराकर बार बार अपनी माँ कहकर पुकारने लगती है, लेकिन एक भी बार उसकी मॉम उसे जवाब नहीं देती है। साथ ही एरन बाथटब से निकलकर दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलने के बारे में सोचती है और फिर जैसे तैसे एरन की मॉम दरवाजा खोलकर उसे गले से लगा लेती है। एरन की मॉम को धीरे धीरे अपनी बेटी पर विश्वास होने लगा था। साथ ही इस दौरान उन्होंने घर पर किसी एंटिटी की आहट को भी महसूस किया था और उसी एंटिटी की परछाई भी उन्होंने देख ली थी। अपनी बेटी को गले लगाते हुए उन्होंने एरन को रिलैक्स करते हुए कहा, बेटा मैं तुम पर बिलीव करती हूँ, माफ करना मैंने अब तक तुम्हारी बात नहीं मानी। अब एरन बताती है कि उसके मामा पढ़े लिखे नहीं थे, साथ ही उनकी आदतों की वजह से वो गलत काम भी करते थे। एरन का मानना था कि उसके मामा रिचुअल्स करके किसी पोर्टल को खोलना चाहते हैं। इस चीज से बचने के लिए क्रिस नामक एक महिला को उस घर पर बुलाया जाता है। क्रिस को एरन की मॉम जानती थी। क्रिस ने अपने प्रेयर्स और अपने रिचुअल्स के जरिए सब कुछ ठीक कर दिया। अब सब कुछ ठीक था और एरन भी पहले से काफी ज्यादा रिलैक्स रहने लगती थी और धीरे धीरे पहले से ज्यादा बेहतर और प्यारा होने लगा। साथ ही एरन के साथ उसकी मॉम की रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी होने लगी। कुछ सालों के अंदर ये दोनों माँ बेटी फाइनेंशियली खुद की कंडीशन बेहतर करके एक नए घर में शिफ्ट करते हैं। एरन काफी खुश रहने लगी थी, मगर उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों के लिए नहीं थी, क्योंकि वही एंटिटी उसे दोबारा से परेशान करके डराने की कोशिश करता है। असल में दोस्तों, ये एंटिटी सिर्फ उसके मामा के घर तक ही नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि वो एंटिटी तो एरन से जुड़ा हुआ था और जहाँ जहाँ एरन जाएगी वहाँ वहाँ ये एंटिटी उसकी जिंदगी से सुकून छीनने के लिए पहुँच जाएगा। एरन के साथ घट रही ये चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि हर दिन उसे नई नई भयानक नजरिए का सामना करना पड़ता था। साथ ही हर दिन सुबह उठने के बाद एरन अपने शरीर में चोटें भी देख पाती थी, जो कि उसी एंटिटी का किया धरा था। This became our nightly routine. जेसन नामक एक आदमी बताता है कि उसके पिता एक शराबी थे, जिस वजह से वो बेहद पैसे बर्बाद कर दिया करते थे। इसी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। बार बार इन्हें अपना घर भी बदलना पड़ता था, जिससे कि रहने के लिए सर पर छत तो रहे। मगर एक बार घर चेंज करने पर जेसन और उसके परिवार ने काफी दर्दनाक हादसा अपने आंखों के सामने देखा, जहां एक आदमी किसी दूसरे आदमी को कुल्हाड़ी की मदद से मार रहा होता है। ये नजारा देख जेसन का पूरा परिवार फौरन उस घर को खाली कर देते हैं। अब नए घर में शिफ्ट करते ही आसपास के लोग जेसन और उसके पूरे परिवार को अजीबोगरीब तरीके से देखने लगते हैं। अब रात के समय जेसन के कमरे का एक क्लोसेट खुद ब खुद खुल जाता है। उसे बंद करने पर भी वह बार बार खुल जा रहा था। जेसन घबराते हुए फौरन वहां से भागकर अपने फैमिली के पास जाता है और उन्हें इस घटना के बारे में बताता है, मगर वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। धीरे धीरे करके घर पर कई सारी अद्भुत घटनाएं घटने लगी। जेसन को हर रात किसी की आवाजें सुनाई देती थी, जो बार बार जेसन का नाम पुकारा करती थी। साथ ही क्लोसेट भी अपने आप खुल जाया करता था। जेसन काफी अकेला हो चुका था, जो कि उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। इस बात को लेकर उसके दोस्तों ने भी उसका मजाक उड़ाना चालू कर दिया। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। जेसन आजकल सिर्फ घबराया हुआ रहता था। रात के समय जेसन क्लोसेट पर एक महिला को फांसी लेते हुए देखकर घबराने लगता है। जेसन के साथ ऐसी घटनाएं लगभग रोज घटती थी। अपने पिता को बताने पर उन्होंने भी उसका विश्वास नहीं किया और उसे मारकर वो उसे कमरे से भगा देते हैं। अपने माता पिता से अब जेसन को किसी तरह की उम्मीद नहीं थी। साथ ही वो महिला एक रात क्लोसेट से निकलकर जेसन के बेहद करीब चली जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है। उस एंटिटी रूपी महिला को अपने इतने करीब महसूस करके जेसन की हालत संभले नहीं संभल रही थी। इसलिए अब से वो हर रोज चर्च जाने लगा और बाइबल भी पढ़ने लगा।
मगर इससे भी उसे किसी तरह का लाभ नहीं हो रहा था। अब काफी साल बीत जाता है और जेसन लगभग 15-16 साल का हो जाता है। फिलहाल वो डिप्रेशन से भुगत रहा था। अब एक दिन जेसन बाथटब में सोया हुआ था। जेसन की मॉम नोटिस करती है टब में खून मौजूद है। वैसे जेसन को कहीं चोट तो नहीं लगी थी और ये देख जेसन की मॉम समझ जाती है कि जेसन अब तक सच ही कह रहा था। उसकी मॉम उसे रिलैक्स करती है और वो समझ पाती है कि जेसन किन चीज़ों से भुगत रहा था, मगर फिलहाल के लिए वो फ्लैट खाली नहीं कर पाती है क्योंकि इस फ्लैट का भाड़ा बाकी फ्लैट के कंपैरिजन से काफ़ी कम था। अब धीरे धीरे जेसन के साथ ये सारी घटनाएं और ज़्यादा बढ़ने लगी, जिस वजह से जेसन की मॉम खुद को फाइनेंशियली बेहतर करके और फ्लैट खाली करके नए घर में शिफ्ट करती है, जहाँ के ओनर जेसन को और उनके घर के बाकी लोगों को बताते हैं। आखिरकार आप सभी उस घर में कैसे रह रहे थे, क्योंकि वहाँ तो एक औरत ने अपनी निजी जिंदगी से परेशान होकर अपने ही बच्चों को जान से मारकर खुद भी फांसी ले ली थी। इस घटना के बारे में जानने के बाद जेसन के माता पिता को काफ़ी गिल्टी महसूस होने लगता है, जो कि अब तक जेसन ने काफ़ी कुछ अकेले सहा है। इसके अलावा जेसन आजकल नए घर में काफ़ी खुश रहने लगा था। अब एक दिन वो अपने दोस्त के साथ साइकिलिंग कर रहा होता है। रात का समय था। जेसन को रास्ते पर वही एंटिटी अपने सामने दिखने लगती है और घबराकर जेसन का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी छोटी सी एक्सीडेंट हो जाती है। एंटिटी को देख जेसन समझ चुका था कि ये एंटिटी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए अब से वो अलग अलग जगहों पर रहने लगता है। लगभग 1 साल तक वह ऐसा करने लगा, जिसकी वजह से एंटिटी उसे परेशान नहीं कर सकी। मगर धीरे धीरे अपने जॉब के सिलसिले में उसने दोबारा एक नया घर खरीदा और वहाँ वो रहने लगा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन काम से घर लौटते वक्त उसी एंटिटी को अचानक अपने सामने देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और उसे मिनी हार्ट अटैक सा आ जाता है। जेसन का कहना था, जो कि मिनी हार्ट अटैक के कारण वो काफी देर तक बेहोश था। इस वजह से एंटिटी को लगने लगा कि वो मर चुका है, जैसा कि वो चाहती थी, इसलिए वो उसे हॉन्ट करना बंद कर देती है। मगर कुछ सालों के अंदर जेसन की शादी होती है और फिर उसकी एक बेटी होती है। बच्ची के आने के बाद वो एंटिटी दोबारा उसे दिखने लगी, वो भी अपनी बच्चियों के साथ, जो कि हाल ही में उसे वो दोबारा से हॉन्ट करने लगी थी। उसे चिंता थी कि कहीं उसे हमेशा के लिए खत्म ना कर दिया जाए, इसलिए वो अपनी कहानी के बारे में सभी को बता कर रखना चाहता था, जिससे कि सभी को सच्चाई का पता हो। और इसी के साथ ये कहानी की नरेशन यही खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो। दोस्तों, ये एक एंथोलॉजी सीरीज की 2 एपिसोड्स थी जो सच्ची घटना पर आधारित है। लोग अपने असल जिंदगी में घटी घटनाओं की नरेशन देते हैं, साथ ही वीडियो क्लिप्स के माध्यम से हम उस बारे में डिटेल में जान पाते हैं एवं समझ पाते हैं। अगर आपको ये एपिसोड्स पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, शब्बा खैर।